नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं आज 29 अगस्त है। आज 29 अगस्त हमारे देश के महान सपूत और देश के सबसे बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है। उनके देश के प्रति एवं हॉकी खेल के प्रति दिए गए योगदान के लिए उनको प्रतिष्ठित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए 29 अगस्त को भारत में हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत हेतु आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप आए सरस्वती जी की मूर्ति पर एवं मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर, पुष्पांजलि अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ ही दीप प्रज्वलन हेतु आदरणीय मुक्ति गौर मैम को आमंत्रित करूंगा कि प्राचार्य महोदय जी का सहयोग करें। मुक्ति गौर में कृपया आप भी पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात आदरणीय श्री जी के सोनी सर को आमंत्रित करूंगा कि आप आएं एवं मेजर ध्यानचंद जी मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात मैं श्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित करूंगा। श्री मयंक सोनकर जी, इसके पश्चात सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के आरंभ करेंगे। शारदे
राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए विद्यालय के खेल शिक्षक डॉक्टर एस तोमर जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आकर अपने उद्बोधन द्वारा हमें लाभान्वित करें। आदरणीय एस तोमर। सभी को सुप्रभात। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय के चीफ पैट्रन श्रीमती हर्षिका सिंह मैडम, चेयरमैन केंद्रीय विद्यालय मंडला, IAS कलेक्टर, इसके बाद पैट्रन आदरणीय श्री ताजुद्दीन शेख DC सर का, एवं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विशेष भृगवंशी जी, जो कि भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, एवं हमारे जो चेयरमैन नॉमिनी हैं श्रीमती तन्वी हुड्डा जी, IAS जिला पंचायत, उनका मंडल का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में कि उन्होंने आज के दिन इस राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय को अपना बहुमूल्य समय देने का कष्ट किया। मैडम, सर, सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। इसके बाद मैं आज आप सभी लोगों के सामने जो हम लोग आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और कुछ जो वैसे तो काफ़ी अनगिनत कहानियाँ हैं हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जिनके बारे में आज हम, जिनके जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी काफ़ी अनगिनत कहानियाँ। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूँगा उनके कुछ जीवन की कुछ शुरुआत से। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त 1905 को भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में उनका जन्म हुआ था। सन 1922 में ये सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती होने के पश्चात 4 वर्ष पश्चात वह न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे। न्यूजीलैंड दौरे पर खेलने गए हुए थे। वहाँ पर उनका चयन, वो जिस तरीके की चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, हॉकी उनका गेम था, आप सभी लोग जानते हैं, और वो भारतीय हॉकी टीम में सिलेक्ट हो गए थे। 6 वर्ष खेलने के विगत उनको क्या किया गया कि ओलंपिक खेलों में उनको खेलने का मौका मिला। जब उन्होंने 6 वर्ष तक अभ्यास किया भारतीय सेना में रहने के बाद, तो उनको 6 वर्ष बाद उसमें खेलने का मौका मिला, और उन्होंने उस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 6-0 और नीदरलैंड, जो कि उस समय की बहुत ही महान टीम है, आज भी हॉकी में ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड में, जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे, बहुत ही विशेष स्थान है, नीदरलैंड को 3-0 से हराया। इसी तरह बाकी टीमों को हराते गए, और जीत के बाद उनको प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। साथ ही उनको हॉकी विजार्ड, क्योंकि उनका जो गेम था उनके बारे में भी मैं और बताऊंगा, वो कि जो उन्हें विजार्ड के खिताब से नवाजा गया। जब प्रथम उन्होंने ओलंपिक में भारत को दिया, उसी टाइम पर उनको ये उपलब्धि हासिल हुई थी। हॉकी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। जो उनका जन्मदिन है उसी से उनकी शुरुआत कर दी गई। मेजर ध्यानचंद जी ने खेल जगत की दुनिया में भारत को उच्च स्थान तक पहुंचाया। भारत में ही नहीं बल्कि भारत को विश्व में उच्च स्थान तक पहुंचाया। अगर मैं ये कहूँगा कोई अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत की खेलों में जो पहचान शुरुआत हुई है वो हॉकी के माध्यम से, और उस हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी के कारण ही हुई है। आज भी हॉकी में बड़ा सम्मान के साथ भारत को देखा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जैसा कि अभी सभी लोगों को ज्ञान है। इन्होंने खेल जगत में कई पदक प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। मेजर ध्यानचंद जी जब खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि वह मैदान में कोई जादू कर रहे हैं।
खेल को जीत रहे हैं और वो हर किसी के सामने मतलब उनको जो जितने भी उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, कितनी भी टीमें हुआ करती थी, सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। सामने वाली विपक्षी टीम का लगातार गोल करते जाते थे। इसी बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सन 1932 में तो लॉस एंजलिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उन्होंने। 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ जिसमें मेजर ध्यानचंद जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। जब वो जर्मनी हारी तो उस टाइम पर जो वहाँ पर जो एक्ट चालू था, उनके जो प्रेसिडेंट थे, जो हिटलर थे, उनने इनको एक ऑफर भी किया कि आप गेम देख रहे थे वो लोग और गेम देखते देखते जर्मनी की हार देखते हुए बीच में छोड़कर चले गए। जब उन्होंने देखा कि एक इंडियन जर्मनी को पूरी तरह हरा रहा है और गेम में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जैसे बॉल उनके स्टिक में चिपक सी गई, ऐसा महसूस हो रहा था कि हिटलर को बीच में ही गेम छोड़ के जाना पड़ा। और जैसे ही गेम खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने इमीडिएट अपने जो साथी लोग थे उनके आदमी थे उनको उन्होंने भेजा कि मुझे किसी भी मूल्य मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने उनको हर वो चीज़ ऑफर की कि काश ये खिलाड़ी हमारी टीम को मिल जाए, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि हिटलर को अपनी हार पसंद नहीं थी। उन्होंने उनको आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद उनको सभी तरीके के प्रलोभन पद उन्होंने पूछा, आप सेना में किस पद पर हैं? सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आप किस पद पर हैं। उन्होंने अपना बताया कि मैं एक सोल्जर हूँ। वो उस टाइम लांस नायक मतलब सिपाही जो होते हैं वही थे। और उन्होंने उनको कहा कि हम आपको कर्नल का पद ऑफर करेंगे। एक कर्नल एक बहुत रेपुटेड पोस्ट होती है, उन्होंने काफ़ी उनको गैजेटेड ऑफिसर टाइप की होती है, तो उसमें उन्होंने ऑफर किया कि मैं ये पद दूंगा, आपको जितनी उसकी तनख्वाह मिलती है उसके 4 गुनी बढ़कर दूंगा, हर सुख सुविधा दूंगा, लेकिन हॉकी के जादूगर हमारे स्वभाव से भी जादूगर ही थे और परम देशभक्त की एक जीती जागती उदाहरण और मूर्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं जिस हाल में जिस जगह पर हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने देश के साथ ही रहूँगा। उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा कर सीधा अपने देश वापस आ गए। मेजर ध्यानचंद जी ने सन 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया, अर्थात वे रिटायर हो गए और कुछ समय पश्चात सन 1979 में उनका बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं, बच्चों को उनके बारे में बताते हैं और खेल के महत्व को समझाते हैं। उन्होंने किस तरह एक अच्छे खिलाड़ी बने और उन्होंने किस तरह नाम कमाया, उन्होंने किस तरह भारत में खेलों को बढ़ाया, लोगों को उसके लिए अग्रसर करने के लिए मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को आज हम खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे जागृत होंगे और उनसे प्रेरित होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनकी महानताओं के किस्से सुनेंगे, तो निश्चित ही हमारे देश में बहुत सारे बच्चे और नए नए छोटे नन्हे मुन्ने ध्यानचंद होंगे और हैं भी। खेल दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। आज के दिन हम लोग बहुत सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनको सभी लोगों को ये आकर्षित करते हैं कि खेलों में लगें, लोग अपने दैनिक जीवन में उसके लिए कुछ ना कुछ समय निकालें और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और समझें कि खेलों में इनकी कितनी महत्वता है। इस दिन विद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सभी जगहों पर खेलों का आयोजन किया जाता है। लोग इसमें भाग लेते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनके लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। इस दिवस के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि खेल खेलने में किस प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही साथ रक्त संचार, स्फूर्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता आदि चीज़ों की कमी होती है तथा आप एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उच्च स्तर तक जाकर आप देश का नाम रोशन भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ एक रोजगार आपको एक रोजगार का जरिया भी प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमें ज़्यादातर हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, उनको स्पोर्ट्स कोटा हमारे सभी सारे ये सरकारी विभागों में सभी तरीके के स्पोर्ट्स कोटे होते हैं जिनके द्वारा उनको माध्यम रोजगार का जरिया भी मिलता है। आज खेलों को महत्व देने के लिए विद्यालय, कॉलेज मैं सभी को, आप लोगों को ज्ञात होगा, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर, सारे शिक्षक एवं खेलों के पीरियड भी लगाए जाते हैं, क्लास भी लगती है, जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके और बच्चे अपने प्रतिभा के अनुसार अपने खेल का निर्धारण कर सकें और उसमें देश का सभी का नाम रोशन कर सकें और बहुत उसको उच्च स्तर पर ले जाएं। आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन में एक बहुत ही बड़े उत्साह के साथ एक महोत्सव मनाया जाता है जिसको खेल दिवस का पुरस्कार महोत्सव कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि खेल पुरस्कार भी हमारे यहाँ मिलते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है खेल विभाग का, राष्ट्रीय स्तर का। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा कि आपको ज्ञात है कि खिलाड़ियों के साथ साथ सरकार हमारे कोचेस पर जो उनको प्रतिभा को निखारते हैं उन पर भी ध्यान देती है उनको, एवं जो लाइफ टाइम जो रिटायर होने के बावजूद भी अपने आप को खेलों में इन्वॉल्व किए हैं उनको लाइफ टाइम ध्यानचंद अवार्ड, इस तरीके के काफ़ी अवार्ड हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के दिए जाते हैं। आज ही के दिन एक सामाजिक कार्यक्रम होता है जिसका हर उस स्तर के खिलाड़ी को इंतजार होता है कि आज हमारा महोत्सव आएगा और आज हमें पुरस्कृत किया जाए। इसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया कि अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो विश्व स्तर पर भारत को नाम और शोहरत जो दे रहे हैं, जो उनका मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का, उनको दिया जाता है। ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अंतर्गत अभी आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी राजीव गांधी खेल रत्न की, अभी जो सरकार है हमारी भारत सरकार, उसने उसको सभी पुरस्कार की राशि को 3 गुना बढ़ा दिया है। मतलब अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आज हमारे यहाँ कार्यक्रम होंगे देश में, उनमें उनको 25 लाख रुपए मिलेंगे और जो अर्जुन अवार्ड और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, इसकी जो पुरस्कार राशि पहले जो 5 लाख हुआ करती थी, इनको भी 3 गुना सरकार ने बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिए। पहले खेलों को हमारे देश में, हमारे हर कोने में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। आज के समय में भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत जो बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, खेलों की तरफ थोड़ा कम रुचि लेकर थोड़ा कंप्यूटर की तरफ जा चुके हैं और समय भी इतना, परिस्थितियाँ भी इतनी बनती जा रही हैं कि उनको खेलने का समय नहीं मिल पाता। वे अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, परंतु तेजी से संसार में बदलाव आता जा रहा है। अभी खेलों का प्रचलन फिर से दोबारा बढ़ने लगा है, उसके महत्व को लोग समझने लगे हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी आज हमारे देश में अच्छा प्रदर्शन करके देश को सम्मानित कर रहे हैं, राष्ट्र में एक मिसाल भी बन रही है। मुझे कुछ किस्से हमारे जो आज के जिनका उपलक्ष्य में जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम जो राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, मेजर ध्यानचंद जी, उनके बारे में कुछ याद आते हैं। मैं इससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि किसी भी खिलाड़ी को नापने का जो सबसे बड़ा पैमाना है, उसके साथ कितनी प्रतिभा, मतलब किदवंतियाँ जुड़ी हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्व करता है। इस बात में मेजर ध्यानचंद जी का कोई जवाब नहीं है। हॉलैंड में लोग उनकी हॉकी को तोड़वा कर देखा था। जब वो हॉलैंड में गए हुए थे तो लोगों को उन पर, उनके गेम को देखते हुए उन पर विश्वास नहीं हुआ कि ये बंदा, मतलब ये ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि बॉल उनकी स्टिक से निकले ही ना। तो उनके लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया भारतीय टीम का, और उसमें उन्होंने क्या किया कि गेम को बीच में रुकवाया गया, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बुलाए गए और उनकी हॉकी को लेकर तोड़वाया गया कि कहीं इसमें कोई मैग्नेट तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी किस्मतियाँ हमारे मेजर ध्यानचंद जी के साथ में जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही जापान के लोगों को कुछ भ्रम था कि उन्होंने शायद ऐसा लगता है कि जब वो खेलते थे कि उनकी हॉकी
हॉकी में कहीं गोंद लगा हुआ है, बॉल आती है और वो चिपक जाती है उससे। तो उनका भी वो भ्रम, जब उन्होंने उसको भी टेस्ट किया तो वो भी नहीं निकला। हो सकता है कि इसमें, वो काफी पहले के समय की बात है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को बड़ा चढ़ाकर बोला गया हो उस जमाने में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खिलाड़ी तो वो वाकई बहुत महान है और महान थे और महान रहेंगे। उन्होंने भारत के कुछ देशों में नहीं, पूरे विश्व के सभी देशों में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वियना एक देश है, जैसा आपको पता होगा, वियना में जो ध्यानचंद जी हैं उनकी एक स्टैचू लगी है, एक मूर्ति लगी हुई है। उनके लोगों की, मतलब आप कैसे उनका अनुमान लगा सकते हो कि उनकी जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसके अंदर उनके 4 हाथ दिखाए गए, 4 हाथ और 4 स्टिक दिखाई गई है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ के लोग जैसे भगवान का अवतार मानते थे। मतलब जो वाकई खिलाड़ी लोग थे, जो उनकी हॉकी को जो पसंद करते थे, उन्होंने उनका स्टैचू लगवाया कि इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी स्टिक ऐसा लगती है जैसे कोई देवता खेल रहा हो। इस तरीके का उन्होंने वियना कंट्री में लगवाया, जिसमें उनके 4 हाथ और 4 स्टिक दिखाई गई थी, मानो कोई एक देवता खेल रहा हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर हुआ करते थे नंदी सिंह ने उनके बारे में बताया था कि आज दुनिया कहती है कि उनकी हॉकी में बॉल चिपक जाती है। वह ऐसे प्लेयर थे कि बॉल को अपने पास रखते ही थे। जब उनके साथ में खेले हुए नंदी सिंह जी थे, जो आर्मी में कमांडर भी थे, वो कहते थे कि ये लोग कहते हैं कि वो बॉल उनकी हॉकी में चिपक जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हुआ क्या करता था कि वो कभी बॉल को अपने पास रखते ही नहीं। उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मेजर ध्यानचंद जी कभी ऐसा नहीं करते थे, वो टीम गेम खेला करते थे। उनकी स्टिक, उनकी जो उनकी प्रतिभा थी, उनकी स्किल, कौशल, जो कौशल होता है, मतलब जो उनकी प्रतिभा थी, तकनीक थी उनकी, वो कभी बॉल को अपने पास नहीं रखते थे। वो बिल्कुल ड्रिल नहीं करते थे। ड्रिल मतलब कि उसको बॉल को स्टिक से ज़्यादा अपने पास नहीं रखते थे, ऐसा ड्रिबलिंग नहीं करते थे। वो अपने प्लेयर्स को पास कर देते थे और सभी को पास करते थे। और वो उनका जो पास हुआ करता था, हॉकी जब खेलते हैं तो प्लेयर से 1 इंच का पास हुआ करता था, मतलब आगे की तरफ बढ़ता हुआ। तो इसीलिए उस प्लेयर को, बॉल को ना, किसी भी प्लेयर को वो गोल में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। जैसा आगे उनकी एक मित्र ने और भी बताया है कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती थी कि बॉल अब गोल में कन्वर्ट हो जाएगी। उनके पासिंग जो कैपेसिटी थी, उनका वो बिना देखे भी प्लेयर को समझ लेते थे कि मेरा प्लेयर वहाँ है, और उनका पास बिल्कुल 1 इंच पास बोलते हैं, 1 इंच पास उसमें, कि बिल्कुल नियर बाई जाता था प्लेयर के, उसके पास में चला जाता था, जिसके कारण वो गोल में बड़ा इजीली कन्वर्ट कर लेते। एक और किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ, जिसका उनकी जो उनकी स्वर्गवासी पत्नी जी थी, उनकी जानकी देवी, उन्होंने बताया था। ये बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, उसी के कुछ अंश में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक बार वो कनाडा खेलने गए, कलकत्ता में खेलने गए, तो मैच के दौरान उनको क्या हुआ कि एक प्लेयर ने उनके सिर में हॉकी मारी। जब वो कलकत्ता खेलने गए तो एक प्लेयर ने उनको सिर में हॉकी मारी। हॉकी में हुआ क्या कि मारने के बाद उन्होंने उसका प्लेयर को बुलाया और उसको पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं बेटा, ये हो जाता है। बल्कि उसने उनको सह के मारी थी, जानबूझ के मारी। उसके बावजूद भी उन्होंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटा। और उस समय जब मैच चल रहा था तो उन्होंने इमीडिएट उसमें 2 मिनट के लिए बाहर गए, ड्रेसिंग किया और बाहर से हाली अंदर आ गए, क्योंकि मैच के लास्ट 10 मिनट बचे। उन्होंने इजहार करने का उनका जो स्वभाव था, उसको एक दूसरे रूप में दिखाया कि उन्होंने बचे हुए 10 मिनट के अंदर 3 गोल कर दिए। बचे हुए 10 मिनट के अंदर उन्होंने 3 गोल कर दिए। 3 गोल करने के बाद उसको, पूरी टीम को अपना बोला कि मेरा बदला पूरा हो गया। उनका ये जो स्वभाव था कि अनुशासन में रहकर ही हमें आगे बढ़ना है, लड़ना नहीं है और हमें रुकना नहीं है। तो ये उनका बहुत ही बड़ा उदाहरण उन्होंने इससे पेश किया था। ये स्वर्गीय जानकी देवी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बताया था कि ये इस तरीके से किया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो उनके जो टीम के जो प्लेयर थे, INS दारा थे, जो बाद में पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान भी बने, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास ज़्यादा स्पीड नहीं हुआ करती,
मतलब वो सेंट्रल में खेलते थे और सेंट्रल पोजीशन में ज़्यादा उनके पास इतनी स्पीड नहीं थी, बहुत तेज नहीं दौड़ते थे। वो क्या करते थे, उनका जो स्किल थी वो 100% श्योर हुआ करती थी। लेफ्ट साइड में एक्चुअली ये खेलते थे और राइट साइड में जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मेजर ध्यानचंद जी के एक भाई हुआ करते थे, उनका नाम श्री रूप सिंह जी था। आज अगर रूप सिंह अगर आप लोगों को याद हो कि ग्वालियर में जो क्रिकेट का स्टेडियम बना हुआ है वो पहले हॉकी का था और इन्हीं के नाम से बनाया गया था, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो वो जो स्टेडियम था, वो जो उनके भाई थे वो राइट साइड से खेलते थे और लेफ्ट साइड से खेलते थे, ये सेंटर खेलते थे। लेकिन इनके बेहतरीन इतने पास हुआ करते थे कि उनको वो दोनों को गोल में कन्वर्ट करने में जो दादाजी थे उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि कभी हमें प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कि वो थोड़ा मीडियम स्पीड वाले प्लेयर थे, जब वो बीच में खेलते थे और जब वो अंदर आ जाते थे अपोनेंट की टीम में, जैसा कि आपको याद होगा कि टीम में से ही गोल करते हैं हॉकी में, तो वो जब वो डी में आ जाते थे तो उनका फिर जो स्टिक जो शॉट होता था उसका किसी गोल कीपर के पास कोई जवाब नहीं होता था। उनके दिमाग में सिर्फ दो स्टिक मतलब गोल पोस्ट के दो डंडे ही दिमाग में पिक्चर बनी रहती थी कि इसके अंदर मुझे बस बॉल डालना है और वो बॉल डालकर ही मतलब गोल करकर ही वापस आते थे। इस तरीके की उनकी प्रतिभा थी, उनको गोलकीपर नहीं दिखाई देता था, सिर्फ ओनली गोल पोस्ट दिखाई देती थी कि मुझे गोल पोस्ट के अंदर बॉल डालना है। इतने चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक बार जो केशव दत्त हैं जो 2 बार ओलंपियन रहे, उन्होंने भी इनके बारे में बताया है कि उनके पास बहुत ही मजबूत कलाइयाँ हुआ करती थी और उनकी स्टिक में ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन असली कला एक्चुअल में उनके लोग बाग सोचते थे कि उनकी ड्रिबलिंग है और उनकी मजबूत कलाइयाँ उनको लोग बाग दे देते, लेकिन उनका कहना था जो उनके प्लेयर साथ में भी रहे कि केशव दत्त जी ने कि उनकी जो एक्चुअल में जो स्किल थी वो उनकी दिमागी स्किल थी। वो बिना देखे भी अपने टीम के प्लेयर को उनके जो ज्योमेट्री बोलते हैं ग्राउंड की उनको क्लियर थी कि कहाँ पर हमारा प्लेयर होगा। वो बिना देखे भी अपने प्लेयर्स को ऐसा एग्जैक्ट पास देते थे कि उसको कहीं पर भी कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो पूरे टीम गेम खेलते थे, पूरी टीम को कंट्रीब्यूशन रहता था उसके अंदर। और कैसा कंट्रीब्यूशन रहता था कि कहीं से कोई भी प्लेयर अपनी पोजीशन में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी और वो आराम से बॉल को आगे फॉरवर्ड मतलब अपोनेंट की गोल की तरफ ले जाया। ऐसे सटीक पास हुआ करते थे कि बिना देखकर भी वो पास कर देते थे। एक बार का और वाकया मुझे याद है कि ये लोग बाहर खेलने गए हुए थे और लौट कर आए थे, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और हिंदुस्तान एक्चुअल में ये जो बिलोंग करते थे मेजर ध्यानचंद जी, वो भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में हुआ। पंजाब उस समय जो सिंध का प्रांत है जिसमें आधा पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, वहां की पूरी पंजाब रेजिमेंट थी। उनका इतना क्रेज था, हिंदुस्तानी नहीं मतलब पाकिस्तान का जो पूरा एरिया, क्योंकि सिंध प्रांत जो पंजाब वाला एरिया है उसमें क्या हुआ करता था कि ये लोग जब खेलने गए यहाँ से पेशावर खेलने गए, तो जब पेशावर खेलने गए तो हिंदुस्तान से बाई ट्रेन गए, तो ट्रेन पर जब वो वहां से पेशावर से लौट कर आ रहे थे तो इतना मतलब क्राउड था। लास्ट जो स्टेशन पड़ता है पाकिस्तान का वो लाहौर पड़ता, लाहौर से इंडिया में अंदर ट्रेन एंटर करनी थी। तो लाहौर में उन्होंने बताया था कि लाहौर के स्टेशन पर एक भी प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बचा और ट्रेनों में ट्रेन में लोग बाग सिर्फ और सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी को ढूंढ रहे थे कि उनको देखना चाहते थे। इतने कायल थे उनके गेम के कि लोग बाग सिर्फ उनके दर्शन से ही उनसे बस मिलना चाह रहे थे कि उनकी एक बार स्टिक को और उनके एक बार चेहरे को देखें। तो ऐसी बहुत सारी जो किन्वत कहानियां हैं उनसे जुड़ी हुई हैं कि किस्से हैं जो हमें आज के समय में उनके प्रति और उनके अनुशासन के प्रति, उनके डिवोशन के प्रति हमें प्रेरित करते हैं। एक और किस्सा है कि जो उनका नाम है वो नाम एक्चुअल में उनका नाम था ध्यान सिंह, लेकिन जब वो अपनी रेजिमेंट में पूरे दिन वर्कआउट करते थे, खेल ड्यूटी देते थे, तो उन्हें खेलने का प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम है। उनका ध्यानचंद नाम कैसे पड़ा ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो रात में जब फ्री हुआ करते तो इंतजार करते थे कि चांदनी रोशनी कब आएगी, और चांद की जब जैसे ही रोशनी बढ़ती थी और वो अपना बॉल और स्टिक लेके निकल जाते थे। और रेजिमेंट के लोग सोचते थे कि कहीं कुछ आवाज आई है, कहीं कोई
दुश्मन तो नहीं आ गया हमारे कैंप में, तो लोग बगल वालों को बोलता था कि सो जाओ, ध्यान से प्रैक्टिस करना। इनकी स्टिक और बॉल पूरी रात चलती थी और सिर्फ चांद की रोशनी में वो खेल लिया करते थे। इसीलिए उनको जो कोच थे रणवीर सिंह जी, उन्होंने ये नाम दिया कि ध्यानचंद। तब से वो ध्यानचंद के नाम से जाने लगे। तो मैं आज के दिवस पर आप लोगों को, सभी बच्चों को और सभी जो उनके अभिभावक हैं, बस उनसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि बच्चे जरूर खेलें और आज के दिन के बारे में उनको सुने, उनके बारे में पढ़ें और उनका कोई भी एक नियम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। उनके अनुशासन से सीखें, उनकी खेल भावना से सीखें, उनकी प्रतिभा से सीखें, उनकी जो टीम में जो उनकी टीम क्वालिटी थी, लीडरशिप क्वालिटी, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर हमारा आज के मनाने का महत्व तभी सार्थक होगा जब हम उनकी कोई भी एक खूबी को, उनके नियम को हम अपना लेते हैं, तभी ये हमारा सार्थक होगा। इसी के साथ साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इसी कड़ी में हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें एवं हमें खेलों के महत्व के बारे में बताएं। आदरणीय प्राचार्य महोदय। परम आदरणीय श्रीमती हर्षिका सिंह IAS, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, श्री ताजुद्दीन शेख, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग, आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री विशेष वृषवंशी, पूर्व कप्तान इंडियन बास्केटबॉल टीम, श्रीमती तन्वी हुड्डा IAS, सीओ जिला पंचायत एवं नामित अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित, आज के कार्यक्रम की पैटर्न श्रीमती हर्षिका सिंह IAS, कलेक्टर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति केंद्रीय विद्यालय मंडला, श्री ताजुद्दीन शेख, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विशेष वृषवंशी, कैप्टन भारतीय बास्केटबॉल टीम, श्रीमती तन्वी हुड्डा IAS, सीओ जिला पंचायत एवं नामित अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यगण, प्रिय अभिभावक, स्टाफ के सदस्य एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं उपेंद्र कुमार प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मंडला इस अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इस पेंडेमिक में शायद ये पहला अवसर है जब हम ऑनलाइन खेल दिवस मना रहे हैं। इसकी भी उपयोगिता है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में भी प्रतिभाएं किसी का मोहताज नहीं होती, उनको लोग याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। तो मैं इस अवसर पर ध्यानचंद जी को नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ बच्चों, आज के इस कोविड पीरियड में इस खेल दिवस की महत्ता और भी अधिक बढ़ गई। आप घरों में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप, आईपैड के सामने बैठे हुए हैं, आपका शारीरिक विकास नहीं हो रहा। आप एकेडमिक क्रियाकलाप पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी शारीरिक फिटनेस शायद उतनी अच्छी परिस्थितियों के कारण नहीं है। तो ये अवसर है और एक चैलेंज भी है जिसे हमें अवसर में बदलना है। सामान्यतः सभी अभिभावक पढ़ाई लिखाई के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के लिए खेल कूद की गतिविधियों का भी जीवन में महत्व है। और जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। मनुष्य के लिए
अच्छा स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। दूसरे शब्दों में, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। रुग्ण शरीर रुग्ण मानसिकता को जन्म देती है। वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर को प्रमुख सुख माना है। खेल और व्यायाम स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि जीवन को जीने के लिए भोजन और पानी की। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। इस काल में आत्मसात की गई समस्त अच्छी बुरी आदतों का मानव जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के साथ साथ व्यायाम मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है। विद्यार्थी जो अपने पढ़ाई के साथ खेलों को बराबर महत्व देते हैं, वे प्राय कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। खेल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। यह उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए भोजन है। जिस प्रकार शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, उतनी ही ऊर्जा और ताजगी खेल शरीर को देते हैं। विद्यार्थी जीवन में मानसिक बोझ, शारीरिक थकान को हल्का करने का एक साधन है, तो वह है खेल। यह खेल हमारे शारीरिक क्रियाकलापों से जुड़े हों, यह बेहद जरूरी है, क्योंकि आज यदि मनोरंजन की बात आती है तो केवल मोबाइल और कंप्यूटर को भी कोई मुख्य साधन माना जाता है, विशेष रूप में कोविड पीरियड के, जिनसे एक अकेला व्यक्ति मनोरंजन कर सकता है। लेकिन यह मनोरंजन केवल हमारे दिमागी थकान को कुछ समय के लिए तो दूर कर देते हैं, लेकिन इनसे हमें शरीर और मन को ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती। आपने कभी गौर किया हो कि जब हम मोबाइल और कंप्यूटर पर लगातार समय तक लगे रहते हैं, ज़्यादा समय तक, तो जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता है, एक मायूसी घेर लेती है, जिससे हमारा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता। इसका ये कारण है कि हमें दिमाग और शरीर को भी ऊर्जा और स्फूर्ति की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमारे शरीर के क्रियाकलापों से जुड़े खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर से हमारे शरीर को वह ताजगी नहीं मिल पाती। इसलिए खेल हमारे संपूर्ण विकास का एक अहम हिस्सा है। और इतना ही नहीं, खेल हमें जीवन में कर्तव्यों और हमारे अंदरूनी हुनर को भी सामने लाता है, जिनसे हमारे अंदर एक नया जोश और एक नया उमंग पैदा होता है। आज हम देखते हैं प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, वह इस तनाव की वजह से स्वयं को ज़्यादा समय तक पढ़ाई से जोड़ भी नहीं पाता और एक किताबी कीड़ा बना रहता है, जिससे विद्यार्थी एक अलग सा उबाऊपन महसूस करता है, जिससे कि एक चीज़ को बार बार पढ़ लेने की बात भी वह दिमाग में नहीं बैठ पाती। तो इसका साफ कारण है कि मानसिक थकान, और इस मानसिक थकान को अगर दूर करना है तो आपको शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना पड़ेगा, खेल कूद में भाग लेना पड़ेगा, और जो आउटडोर एक्टिविटी है उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। बच्चों, खेल कूद के माध्यम से भी हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर रहती है। जब आप टीम में खेलते हैं तो हार और जीत दोनों को आप स्वीकार करना सकते हैं। प्रायः मनुष्य के जीवन में क्या होता है, असफलता को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, लेकिन जो एक खिलाड़ी होता है वो हार और जीत दोनों को बड़े धैर्य से सीखता है और अपने जीवन में उतारता है, जो कि आज के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप हर फील्ड में सफल नहीं हो सकते, और असफलता ही आपको सफलता के राह पर ले जाती है। तो जो खेल का सबसे बड़ा गुण है वो आपका लीडरशिप क्वालिटी है, और आपको असफलता को भी स्वीकार करना सिखाती है, और तभी आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ
टीम भावना भी होती है, आप लोगों के भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। कभी कभी बच्चा अकेला रहता है तो कुछ बोल नहीं पाता, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही एक टीम में होता है वो खुलकर प्रस्तुतिकरण अपना देता है, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है, जो कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और खेल जो है आपको स्वस्थ भी रखता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, तो हर काम में आपकी रुचि बनी रहेगी, तो आपका दिमाग भी मजबूत होगा और आप फिट रहेंगे। और दूसरी बात, समय का रचनात्मक प्रयोग भी खेल सिखाता है। इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़माने में जब आप बोर हो जाते हैं तो खेल आपको उस बोरियत से दूर करता है। इसी को दृष्टिकोण में रखकर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बहुत सारी एक्टिविटी खेलकूद के संबंध में प्लान की है। अभी कुछ दिन पहले फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आपका रीजनल लेवल पर क्विज कंपटीशन हुआ था, जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस समय भी जबलपुर संभाग द्वारा क्विज का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के उपलक्ष्य में। वो आपने उसमें भी भाग लिया, उसके भी पुरस्कार, उसके भी विनर्स की घोषणा आज 1 बजे सहायक आयुक्त द्वारा की जाएगी। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य है कि छात्रों का बहुमुखी विकास, आप एकेडमिक के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, क्विज कंपटीशन, ऐसे राइटिंग, अभी इस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भी आपके लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है। उसमें भी 6 बच्चे विद्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर चयनित किए गए हैं और उनकी एंट्री आरओ लेवल पे भेजी गई है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी, फिटनेस को देखने के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता लास्ट ईयर आयोजित की गई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। और इसमें लगभग केंद्रीय विद्यालय संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर 300 शिक्षकों ने भाग लिया था। तो न केवल आपके लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी फिटनेस उतनी ही जरूरी है। तो बच्चों, मैं यही अपील करता हूँ अभिभावकों से और आपसे कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी सक्रिय भाग लें। आप मेजर ध्यानचंद को देख रहे हैं, आज उन्हें पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। आपके अंदर भी मेजर ध्यानचंद छुपे बैठे हैं। आप भी कल को दूसरे ध्यानचंद बन सकते हैं, सचिन बन सकते हैं, गांगुली बन सकते हैं, साइना नेहवाल बन सकते हैं। तो सभी अभिभावकों से यही अपील है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में भी मोटिवेट करें, इससे भी उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। और इस कोविड पीरियड में आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ घर पे भी जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। आपकी जो पर्सनल हॉबी है, जो आपका जिस भी खेल को पसंद करते हैं, उसमें इम्प्रूव करिए। और साथ ही साथ एक और भारत सरकार द्वारा फ्रीडम रेस, फिट इंडिया के अंतर्गत फ्रीडम रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के बच्चे भी भाग। यह रेस 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें प्रतिदिन बच्चे जो दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसका डेटा लिया जाता है। और इसका एक उद्देश्य एक ही है कि आप घर बैठे हुए बहुत सारी बीमारियां, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, तनाव आपको घेर लेता है। आप इन सब से निजात पाएं, स्वस्थ रहें। इसलिए बच्चों, आपसे निवेदन है कि जो आपको फ्रीडम रेस के लिए टारगेट दिया गया है, उसको भी आप पूरा करें और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी इच्छा है। एक बार पुनः मैं सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। निश्चित ही हमारे बच्चे आपके द्वारा बताए हुए खेलों के महत्व को समझेंगे और मैं ये
आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आपका बताए हुए जितने भी सुझाव आपके द्वारा मुझे मिलते हैं और मेरे द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं, वो एक मार्गदर्शन का उनका काम कर रहे हैं और वो उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार प्रकट किए। इसी के साथ में आगे की कड़ी में हमारे श्री नंदी किशोर कार्तिक सर, जो कि लाइब्रेरियन हैं, उनको आमंत्रित करूँगा कि वो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत एवं खेलों के द्वारा स्वस्थता पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय नंदी किशोर सर। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के सभी माननीय पदाधिकारीगण, आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, जैसे कि पूर्व के उद्बोधन में आपने सुना है कि आज 29 अगस्त हमारे देश के महान सपूत मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य है देश के प्रति किए गए उनके कार्यों को प्रतिष्ठा दिलाना, सम्मान दिलाना, साथ ही विद्यार्थियों के लिए एक लक्ष्य रखा गया है कि उनको क्लासरूम स्टडी से बाहर निकाल करके उनको अन्य खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में प्रोत्साहित करना, उनको खेल के प्रति जागरूक करना, उनको स्वस्थ बनाना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, भारतीय दर्शन में धर्म को, शरीर को धर्म का साधन माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ शरीर। अपने जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात प्रत्येक जीवन में यदि सबसे बड़ा प्रथम सुख है तो तन से स्वस्थ रहना, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान और अपने कार्य में रुचि केवल स्वास्थ्य से भरपूर व्यक्ति ही दिखा सकता है। अतः यह बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन होना अत्यंत आवश्यक है। अस्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। वैसे तो हम अपने शरीर का हमेशा ख्याल रखते हैं, परंतु स्वास्थ्य हमारे हाथों में नहीं है, पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने। विद्यार्थी अपना उत्तर समय पढ़ाई करके लगाते हैं और खासकर मोबाइल टेक्नोलॉजी आने के बाद उनकी घर से बाहर निकल करके जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में सहभागी नहीं हो पा रहे। अतः हम यह देख रहे हैं कि बच्चों में विभिन्न तरह की अक्षमताएं विकसित हो रही हैं। उनमें मोटापा बढ़ रहा है, शरीर विकृतियां पैदा हो रही हैं, मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के कारण उनकी दृष्टि पर भी उसका दोष पड़ रहा है। अतः हमको विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा इन गतिविधियों में जो शारीरिक क्षमताओं को विकसित करती हैं उन गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है, जिससे वह स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए उनकी दिनचर्या में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? सर्वप्रथम वह सुबह जल्दी उठे। यह देखा जा रहा है कि बच्चे देर रात तक मोबाइल से लगे रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, जिससे वह स्वस्थ, उनके स्वास्थ्य पे उसका गलत असर पड़ता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, नित्य व्यायाम करें, सुबह सैर पर जाएं। सैर करना यदि संभव न हो तो घर के छत पर, आंगन पर या घर के सामने की गली पर भी थोड़ी देर टहला जा सकता है। समय पर भोजन करना, यह देखा गया है कि वर्तमान समय में घर पे बने भोजन के स्थान पर बच्चे जो मार्केट में जो फास्ट फूड उपलब्ध है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं उनके पेय पर ध्यान दे रहे हैं। अतः बच्चों को हमको ये बताना है कि इनके पीछे किस तरह की कमियां हैं, किस तरह के इनके दोष हैं, जो मार्केट में जो भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ उपलब्ध हैं उनके प्रति जागृत करना है हमको। और घर पे बने भोजन जो कि पौष्टिक होते हैं, स्वच्छ होते हैं, स्वस्थकर होते हैं, उनको दिलाने में हमको प्रेरित करना है। शरीर की सफाई, हम समय पर अपने नाखून काटें, समय पर स्नान करें, जब भी हम बाहर से आएँ हम हाथ पैर धुलकर अंदर जाएं, इस अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, इस तरह हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं।
आदि बातों का यदि हम स्वयं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रख सकते हैं तो यह उत्तम होगा। संक्रामक रोगों का सभी पर गहरा मानव वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। 21वीं शताब्दी में अभी तक की सबसे बड़ी समस्या या काल के रूप में सामने आए कोरोना वायरस ने आज संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों ने भी इसके सामने अपनी हार मान ली है। हम यह देख रहे हैं कि इन्होंने हमारी दैनिक गतिविधियों के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सभी को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो हमको विद्यालय में उपस्थित होकर हमको सेलिब्रेट करना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण आज हम ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित होकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वास्थ्य आकलन एवं स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा स्वस्थ बच्चे स्वस्थ कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की गई। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 2 ग्रुप में विभाजित किया गया। पहला ग्रुप कक्षा 1 से 3 तक, आयु 5 से 8 वर्ष। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जैसे रनिंग, कोपिंग, कैचिंग एंड रिसीविंग बॉल विद 2 हैंड्स, अंडर आर्म थ्रो, प्लेट टेपिंग, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। दूसरी कक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जिनकी आयु 9 से 18 वर्ष होती है, इनके लिए सिट एंड रीच, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पार्शियल कर्ल अप इन 30 seconds, पुशअप्स फॉर बॉयज, modified push-ups for girls, 4 into 10 meter shuttle run, 600 meter run and walk, 50 meter dash। इन गतिविधियों के माध्यम से फिट केबीएन ऐप के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य का आकलन किया गया और एक निष्कर्ष निकाला गया कि वर्तमान में बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। इसके आधार पर उनके लिए अन्य गतिविधियां और निर्धारित की जा रही हैं, जिससे बच्चे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तम स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक दृष्टि से सही होने की संतुलित सतह का नाम स्वास्थ्य है, ना कि बीमारी ना होने का। अतः हम सब लोग विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करें, उनका सहयोग करें, उनको प्रोत्साहित करें, जिससे वह उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य होते हैं। जब विद्यार्थी स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूं और अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी कड़ी में अपने जो हमारे मास्टर तनिष दुबे हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आज के समय में जो कोविड काल चल रहा है, कोविड काल में फिटनेस के बारे में अपने विचार रखें। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उसके लिए आपको सभी को बधाइयाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव कैसे रहें घर में, क्योंकि ज़्यादा बाहर जा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे पुशअप्स, सिंपल पुशअप्स कर सकते हैं और क्रंचेस कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, या फिर आप बेहतरीन आप कोई चेयर लेके ट्राइसेप वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्राइसेप सिटअप्स कर सकते हैं और स्क्वाट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि फिटनेस के लिए 80% डाइट रोल रहता है, 80% डाइट का रोल रहता है और 20% आपका एक्सरसाइजेस का रोल रहता है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, फिटनेस भी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो डाइट को मेंटेन करने के लिए आप अच्छी प्रोटीन्स लीजिए, जो भी आपके घर में हो, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जो भी अच्छी आप ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छा लगेगा आपको, फिट आप इंटरनल फिट रहेंगे।
We wish you a great National Sports Day. जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर तनेश। इसी के साथ मैं अगले जो हमारे उद्बोधक हैं वो हैं मास्टर आदित्य वर्मा। उनको भी वो फिटनेस के बारे में अपने विचार रखना चाहेंगे, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। हैप्पी स्पोर्ट्स डे टू ऑल। मैं आदित्य वर्मा आज आप सभी के सामने फिटनेस को लेकर बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि हम सभी फिटनेस को तो जानते ही हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि फिटनेस केवल फिजिकली होती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल फिटनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि मेंटल फिटनेस को किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अभी तो वैसे स्कूल लग नहीं रहे, तो सुबह से सभी उठ सकते हैं, आराम से उठ सकते हैं। तो सुबह से उठ के जब थोड़ी देर मेडिटेट करना है। अब मेडिटेशन कैसे करना है, तो आपको आसन पता होंगे। तो सबसे अच्छा सुखासन। आप सुखासन में बैठ जाइए और सुखासन में बैठने के बाद केवल अपनी ब्रीथिंग आँख बंद करके अपनी ब्रीथ में कॉन्सेंट्रेट करें। तो ब्रीथ में आप जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो अल्फा लेवल में जाने लगता है। अब लेकिन जो वो लेवल होता है उसमें आपका दिमाग हमेशा शांत रहता है और उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें फ्रेशनेस फील होता है आपको। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल के कारण हमें स्कूल सब बंद है और हमें बहुत देर तक टेबल में बैठना पड़ रहा है। एक जगह पर बैठे बैठे हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी फिटनेस भी मेंटेन रहे और स्टडीज़ भी हम कर सकें। तो जहाँ तक मैंने अभी तक सर हमारे स्कूल में सर हैं तुमर सर, उन्होंने बताया कि स्ट्रेट बैठना है तो और आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप या फिर टेरेस में चले जाइए, टेरेस में जाके आप थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। सिंपली वॉक करिए या कुछ भी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो करिए, जिससे आपकी फिजिकल वेलनेस बनी रहेगी। और डाइट आप प्रॉपर लीजिए, आप खाना अच्छे से खाइए। थैंक यू ऑल एंड कीप मेंटेनिंग योर फिटनेस। धन्यवाद हमारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नंदकिशोर कार्तिकी सर, जो आपने अपने विचार SBSV स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत और खेलों के महत्व के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अगली घड़ी में हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मैं उनका उद्बोधन आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आपको बताया भी गया है कि आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विशेष रघुवंशी जी हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी हैं और उनका कैरियर जो है वो बहुत ही उपलब्धियों से भरा हुआ भी है। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 35 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। विशेष जी ने 2006 से 2017 तक इंडिया के लिए 27 से ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं। 2008 में एशिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का उनको अवार्ड भी मिल चुका है। 2014 में एशिया कप में चीन को हराया। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद विशेष जी को बधाई दी थी। बता दें आपको कि विशेष रघुवंशी जी को शानदार खेल की वजह से 16 वर्ष की उम्र में ही रेलवे में नौकरी प्राप्त हो गई थी। सन 2006 में चाइना में 19वीं फीवा जो बास्केटबॉल फेडरेशन है इंटरनेशनल, उसका एशियन चैंपियनशिप में इंटरनेशनल गेम में एंट्री की उन्होंने करवाई भारत की। 2007 में एशियन बास्केटबॉल मलेशिया खेला। 2007 में मकाऊ एशियन टूर्नामेंट खेला। 2008 में 20वां फीवा चैंपियनशिप तेहरान में खेला। 2008 में ही सेकेंड फीवा एशिया कप खेला कुवैत में। 2008 में कैप्टेंसी में
इंडियन बास्केटबॉल टीम ने पहली बार फर्स्ट एशियन बीच गेम्स वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीता। 2009 में इंडोर एशियन गेम्स में वियतनाम में कैप्टन रहे। साउथ एशिया गेम्स ढाका में कैप्टन रहते हुए सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट बीच एशियन गेम्स श्रीलंका में गोल्ड मेडल जीता। ल्यूसोकार्निया गेम्स गोवा में गोल्ड मेडल। फर्स्ट एशियन गेम्स में इंडोनेशिया में कैप्टन रहते हुए गोल्ड जीता। सीनियर नेशनल गेम्स में 4 गोल्ड। ऐसी काफ़ी अचीवमेंट उनके साथ जुड़े हुए हैं, अवार्ड उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को मैं आज एक बहुत ही उनके बारे में बताते हुए हर्ष का विषय है, बताते हुए खुशी हो रही है मुझे कि आज ही के दिन खेल दिवस के उपलक्ष्य में उनको आज हमारे जो भारत सरकार द्वारा खेल मंत्रालय द्वारा उनको आज राष्ट्रपति भवन में उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं अगला उद्बोधन के लिए मैं श्री मिसेस रंजन जी को, मिसेस रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष रघुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आए, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और इनमें मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूं और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय मंडला के प्रधानाचार्य और अध्यापक श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज इन बच्चों से मिलवाया तथा अपने जीवन तथा खेल के महत्व को साझा करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विशेष जी, जो आपने हमारे बच्चों के लिए अपने आशीर्वचन कहे और अपने बहुमूल्य समय में से हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए, हमारे लिए कुछ समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे विद्यालय की पीजीटी सुश्री मुक्ति गौर मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम के लिए अपना वोट ऑफ थैंक्स देने का कष्ट करें। धन्यवाद। Most Honorable Chief Patron Mrs. Harshika Singh, IAS Collector Kandla, Chairman Kendriya Vidyalaya Kandla, Honorable Patron Mr. Tajuddin Sheikh, Deputy Commissioner Kendriya Vidyalaya, Regional Office Jabalpur, our Chief Guest Mr. Vishesh Raghuvanshi,
captain of Indian basketball team, guest of honor Ms. Tanvi Huda, IAS Jilla Panchayat Mandla, nominee chairman, Kendriya Vidyalaya Mandla, all respected BMC members, honorable principal sir, all bloody teachers, and all my dear students. A heartfelt wishes on the occasion of National Sports Day. Extracurricular activities are an essential ingredient of the overall education process. As said, sound bodies possess sound minds. In this COVID pandemic situation, healthy mind and healthy body is definitely the need of an hour to fight with this pandemic. Every year we celebrate National Sports Day in our Vidyalaya. But this year, because of this COVID-19 pandemic, with the instructions and guidance of Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Jabalpur and Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, we are celebrating this National Sports Day on online platform. It gives us immense pleasure at this hour that we are blessed to have a chance to thank our Chief Patron Mrs. Harshika Singh, Collector Mandla, for kind accepting our invite, for her continuous motivation and support. We extend our heartfelt thanks to Honorable Deputy Commissioner Sir, Mr. Tajuddin Sheikh, for his valuable guidance and cooperation to make this day a successful one. We render our sincere thanks to our Chief Guest, Mr. Vishesh Raghuvanshi, for accepting our invitation and presiding over this function. We extend our sincere thanks to Ms. Tanvi Huda, guest of honor, for her remarkable support. We thank all respected BMC members for their kind support and cooperation. We thank our principal sir for his continuous motivation, guidance and support in all aspects. We would like to thank all the participants for being a part of this event. It's your ability which made this day a memorable one. At last, I would like to extend my warm thanks to all my dear colleagues. Without their support, this event would not have been successful one. Thank you so much. I would like to end my words with some lines of Mr. Harivansh Rai Bachchan. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़ चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलना न सहज है मोती गहरे पानी में, बढ़ता हुआ विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिन कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों के लिए एक जरूरी सूचना है, बच्चों शिक्षकों के लिए सभी के लिए, कि आज हमारे जो खेल दिवस का एक कार्यक्रम संभागीय स्तर पर हमारे जबलपुर से आयोजित किया जाएगा, जो कि जिसका लिंक आपको आपके क्लासरूम में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और वो जो लाइव प्रोग्राम है वो 1 बजे शुरू होगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कार्यक्रम रहेंगे। सर्वप्रथम सहायक आयुक्त महोदय द्वारा उद्बोधन होगा, स्वागत उद्बोधन। इसके बाद जो कल जो प्रतियोगिता हुई थी
स्पोर्ट्स क्विज वाली, उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा। इसके बाद जो चित्रकला प्रतियोगिता जिसमें हमारे विद्यालय में भी भाग लिया था और हमारे विद्यालय की दोनों समूह जूनियर और सीनियर दोनों ग्रुप से 3 जो उनके प्रथम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रतियोगिताएं गई हुई हैं उनका भी वहाँ पर परिणाम घोषित किया जाएगा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा। इसके बाद स्पोर्ट्स का एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना हुआ है, सभी के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा तगड़ा जरिया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये कार्यक्रम जरूर देखें। स्पोर्ट्स वीडियो का विमोचन किया जाएगा माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा। और इसी के साथ हमारे जबलपुर संभाग के कुछ सारे शिक्षक हैं वो भी आपको उद्बोधित करेंगे। इसके बाद जो पूर्व महिला हॉकी कप्तान सुश्री मधु यादव जी का उद्बोधन होगा। आशय वचन अंत में माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा दिए जाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट में अंत में धन्यवाद ज्ञापन होगा। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी जो कि आज 1 बजे से रीजनल लेवल पर स्टार्ट किया जाएगा, शुरू होगा, जिसका यूट्यूब लिंक आपको उससे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मेरा सभी बच्चों से उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया करके इस कार्यक्रम